किसान भाइयों नमस्कार। मैं सत्यसेन पाटिल, सीनियर एग्रोनॉमिस्ट, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में सोयाबीन की फसल को इम्पैक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उसमें जो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोयाबीन का न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसको हम अन्न द्रव्य नियोजन भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करें। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो फसल है उसमें लगने वाली जो फलियां है, फिर उस फली में जो दाने आते हैं उन दानों का जो वजन है, ये दोनों चीज़ों पे आपकी जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है उसका इम्पैक्ट होता है। और यदि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में यदि हम कोई चूक करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप अपना जो यील्ड है वो गड़बड़ा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में ये देखते हैं कि सोयाबीन में जो साइंटिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो कैसे किया जाना चाहिए। साइंटिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब है कि हमें ये प्रश्न पूछने हैं कि हमें फसल को कौन सा खाद देना है, कब देना है, कितना देना है और कैसा देना है। यदि हम ये 4 प्रश्नों को सही तरीके से आंसर कर पाते हैं तो हमारा जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो बहुत ही साइंटिफिक हो सकता है। तो उससे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है वो हमें सॉइल की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके लिए मिट्टी का परीक्षण जरूर करना चाहिए, जिसको हम सॉइल टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद में जो सॉइल टेस्ट के परिणामों के बाद जो भी हमें रिकमेंडेशन आता है उर्वरकों का, तो सारे के सारे उर्वरक जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर में ना देते हुए कुछ उर्वरक हमें ऑर्गेनिक मैन्योर में भी देने चाहिए। इसी के साथ में हमें जो बायो फर्टिलाइजर से है, जिसमें हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक मोबिलाइजर से, पोटेश मोबिलाइजर से, तो ये पोटेश सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक मोबिलाइजर से, तो ये सारे जो अच्छे बैक्टीरिया है बायो फर्टिलाइजर से, इसका हमें जरूर यूज करना चाहिए। उसके साथ में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का तो नत्र, स्फुरद, पालाश का तो नियोजन करते हैं, बट हमें जो फसल की अच्छी स्वास्थ्य के लिए जो महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसका भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बनाते हैं तो हमें हमारा जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा और जिसके परिणाम स्वरूप अपना जो पर पौधा औसधन उपज है वो जरूर बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें सॉइल टेस्ट रिपोर्ट करना है और सॉइल टेस्ट के अनुसार ही हमें उर्वरकों का इस्तेमाल करना है। तो पहले हमने देखा कि सीड ट्रीटमेंट के वक्त हमें बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करना है। फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो 5 ग्राम प्रति किलो सीड की मात्रा में हमें बुआई से पहले कुछ टाइम पहले उनको बीजों को उपचारित करना है। तो वो हो गया, आपने सीड ट्रीटमेंट में बायो फर्टिलाइजर्स यूज किए। अब बुआई के टाइम फील्ड की जो प्रिपरेशन होती है उस टाइम किसान भाई आपके यहाँ पे जितना उपलब्ध है कम से कम 2 टन से लेकर 5 टन तक जो सड़ी हुई गोबर की खाद है अच्छे से उसको खेत में जरूर इस्तेमाल करें। अब हो गया ऑर्गेनिक मैन्योर आपने यूज कर लिए। अब आपको जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ये बहुत विशेष तौर पे आपके सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से यूज करने हैं। परंतु किस कारणवश यदि आपके पास सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट नहीं है तो हमारी जो रिसर्च संस्थाएं हैं उन्होंने कुछ मार्गदर्शक, जिसको हम रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज कहते हैं, ये दिए हुए हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजर डोजेस है ये अलग जोन के लिए अलग है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सोयाबीन की जो फसल है वो अलग अलग जोन में बांटी जाती है। जैसे कि सेंट्रल जोन है जिसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का भाग है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का उत्तरी भाग जो है वो सेंट्रल इंडिया में आता है। और ये जो बहुत ही बड़े क्षेत्र में, जितने जैसे कि हमें पता है कि लगभग 10 से 11 मिलियन हेक्टेयर पे भारतवर्ष में सोयाबीन की खेती होती है, उसमें जो 80 से 85% एरिया है ये सेंट्रल इंडिया में आता है। तो यदि आपके पास सॉइल टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो ऑप्शन है, आपके पास यदि यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटैश है तो आप उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास डीएपी है तो आप डीएपी, यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटैश का भी ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए है। यदि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जैसे कि एनपीके 12-32-16 है, उसी के साथ में यूरिया और एमओपी इस्तेमाल करके भी आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है जो अभी नया खाद जो आया है जो स्पेशली सोयाबीन के लिए है वो है 14-35-14, उसके साथ में यूरिया और एमओपी। तो ये 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इस्तेमाल करके आप आपके क्षेत्र के हिसाब से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के टाइम, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर से, इनका मैनेजमेंट करते टाइम हमें ध्यान में रखनी है कि पहला तो है कि यदि सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है तो हमें उसके आधार पे ही केमिकल उर्वरकों का इस्तेमाल करना है।
उसके बाद में बहुत सारे किसान जब खाली DAP का यूज करते हैं जिसमें नत्र और स्फुरद होता है, तो पालस जो है, पोटेशियम है, वो नहीं देते। इसी के साथ में सोयाबीन एक ऑयल सीड क्रॉप है और जिसमें सल्फर की रिक्वायरमेंट बहुत बड़े मात्रा में होती है, तो पोटेशियम और सल्फर का जरूर इस्तेमाल करें। बहुत सारे किसान पोटेशियम और सल्फर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके जो दाने होते हैं, सोयाबीन के जो दाने होते हैं, उसका जो वजन होता है वो अच्छे से नहीं आता। तो ये बात जरूर ध्यान में रखें कि आप नत्र स्फुरद के साथ में पोटेश और सल्फर का भी यूज करना है। सोयाबीन के फसल में जितने भी हम उर्वरक है वो हमें बुआई के टाइम पे ही उसको देना है, और इसके लिए आप फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल जो मशीन आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक विशेष ध्यान रखना है कि जो आपके फर्टिलाइजर्स है वो आपके सीड के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, वो सीड के नीचे 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर के दायरे में हो, ताकि जब भी सीड जर्मिनेट हो उसके बाद में उसकी जड़ जो आए वो आपके उर्वरकों के पास पहुंच जाए और वहां से उसको न्यूट्रिशन मिले। तो इसी के साथ में बहुत बार किसान भाई है कि उनको कुछ और दिक्कत आती है, जैसे कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फसल में बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, या फिर जो फ्लावर्स है वो झड़ जाते हैं, या फिर किसी किसान को ग्रोथ कम लगती है। तो किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना है कि ऐसे कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी आते हैं मार्केट में, जिसका यूज़ करके ये सारे जो प्रॉब्लम्स है इससे हम अपने क्रॉप को जो है वो बचा सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आपके खेत में ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और उसको यदि उस ग्रोथ को आपको कम करना है, तो एक प्रोडक्ट आता है मैपिक्वेट क्लोराइड के नाम से आता है, मार्केट में बहुत सारे कंपनियों के नाम से आते हैं, बट एक चमत्कार नाम से आता है। इसका आपको एक सिंगल स्प्रे लेना है फ्लावरिंग के टाइम पे। ये जो मात्रा है आपकी ये लेनी है आपको 1 लीटर से लेके 1.25 लीटर के बीच में 500 लीटर पानी में इसको घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपकी जो एक्सेस वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रुक जाएगी। उसके बाद में बहुत बार जो फूल आते हैं और किसान देखते हैं कि फूल जो है वो आके झड़ जाते हैं, तो जो फूल झड़ने से रोकने के लिए किसान भाई अल्फा नैप्थेलिक एसिटिक एसिड करके एक दवाई आती है जो मार्केट में प्लानोफिक्स नाम से भी आती है। इसका जो है फ्लावरिंग के वक्त एक स्प्रे ले सकते हैं, जिससे जो फूल झड़ रहे हैं वो रुक जाते हैं। तो ये दवाई का जो डोज है वो आपको लगभग 222 ml से लेकर 444 ml प्रति 1000 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है और आपको फसल पे छिड़कना है। इसके बाद में बहुत बार यदि आपकी किस कारणवश क्रॉप की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, कम रहती है और लगता है कि कुछ सप्लीमेंटल उसको देना चाहिए, तो किसान भाई ट्राइकोंटेनॉल 0.1% EW की दवाई आती है जो मिरेकल नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो इसके जो है वो 3 स्प्रे ले सकती है बुआई के 45 दिन बाद, 65 दिन बाद और 85 दिन बाद। तो 3 स्प्रे लेते हैं तो उसकी जो ग्रोथ है वो आपको अच्छे से मिलेगी। इसका जो डोज है वो 250 ml रखना है। पानी जो है वो 400 से लेके 500 मिली प्रति हेक्टर के लिए ये जो दवाई है वो स्प्रे कर सकते हैं। इसी के साथ में बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसान भाई जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई और क्रॉप में फूल ही नहीं निकले। तो आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्लावर इंड्यूसिंग हार्मोन्स होते हैं, जिसमें एक पैक्लोबिट्राजोल करके आता है जो मार्केट में टाबोली नाम से आता है। यदि अपवादात्मक स्थिति है और आपके फसल में यदि फूल नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे वक्त में आप एक स्प्रे ले सकते हैं फ्लावरिंग के वक्त में। इसका जो डोज है वो 75 मिली 500 लीटर पानी में घोल मिला के इसका यदि अपवादात्मक स्थिति है, देखिए ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो नीड बेसिस पे यूज किए जाते हैं, तो इसका यूज बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। यदि हम कोई गलत प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे लेते हैं तो इससे भारी नुकसान भी हो सकता है। तो मेरे बताने का मतलब था कि आप ये इन चीज़ों से अवगत हो कि इस प्रकार के भी जो केमिकल्स है ये मार्केट में उपलब्ध है, तो जिसका यूज आप किसी विशिष्ट परिस्थिति में कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।